तो हम क्या करेंगे कि जो भी दो रेज थी, दो वर्चुअल इमेजेस आप सोर्सेस थे S1 और S2, उनमें से एक किसी के बीच हमने एक माइका शीट इंट्रोड्यूस कर दिया। देखिए यहाँ पे T थिकनेस का माइका शीट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी क्या था कि ये आपका S1 है, ये आपका S2 है, यहां से आपका इंटरफेरेंस से आपका सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ O पर बन रहा था। जब आपने माइका शीट इंट्रोड्यूस किया तो निश्चित तौर पे एक नया मीडियम आ गया, तो रेज डेविएट होगी और तब जो इंटरफेरेंस होगा उसमें आपको नेक्स्ट मैक्सिमम मिल रहा है, वो पॉइंट P पे मिल रहा है। ठीक है, चलो अब आप देखिए कि हाँ, आप जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं माइका शीट को, तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा O से P की तरफ शिफ्ट कर जा रहा है। अब हमें यही पता करना है कि कितना शिफ्ट कर रहा है। जो सेंट्रल फ्रिंज O पे शिफ्ट कर रही थी बिना माइका शीट के, अब वो P पे शिफ्ट कर गई है, तो कितना आपका लेटरल शिफ्टिंग इसकी हुई, यही पता करना है। ठीक है भाई, O भी सेंट्रल फ्रिंज है, P भी सेंट्रल फ्रिंज है, इसका मतलब दोनों आपका ब्राइट फ्रिंजेस है। इसका मतलब कि दोनों केस में आपके जो पार्ट डिफरेंस है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, पार्ट डिफरेंस 0 आ जाए, लैम्डा हो, लेकिन मिनिमम 0 तो आपका हो ही सेंट्रल के केस में के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो S1P और S2P है, इसका पार्ट डिफरेंस 0 कर दे रहा है। ठीक है, S1P माइनस S2P का पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, 0। S1P तो सेम है, कोई अंतर पड़ नहीं रहा, तो S1P को आपने रख दिया। जो S2P है उसको आप ब्रेक कर सकते हैं। S2P क्या है, S2P दो मीडियम में है। S2P का मतलब है S2 से P तक, और माइनस ये जो एक्स्ट्रा आपने माइका शीट डला है वो थिकनेस है T, तो आप उसके मीडियम म्यू से मल्टीप्लाई करें, इंडेक्स म्यू से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों करेंगे, तो मैंने आपको पहले दिन कॉन्सेप्ट बताया था, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ और ऑप्टिकल पाथ लेंथ का कॉन्सेप्ट बताया था। क्योंकि ये पूरा का पूरा हम किस मीडियम में कर रहे हैं, हम वैक्यूम मीडियम में ले रहे हैं, इसका मीडियम अलग है। तो यहाँ जब आप पाथ डिफरेंस देखेंगे या पाथ लेंथ देखेंगे, तो उसमें उसके मीडियम से मल्टीप्लाई करते हैं। एक जनरल भी कॉन्सेप्ट आप बना लीजिए कि जब भी आप पाथ डिफरेंस निकालते हैं या कुछ भी निकालते हैं, आप करस्पॉन्डिंग रिफ्रेक्टिव से जरूर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर एयर है तो 1 इंटू, इस वाले में भी इतना दूर एयर है तो 1 इंटू, और टी थिकनेस का रिफ्रेक्टिव मीडियम म्यू है तो म्यू इंटू, हो गया, कोई अंतर नहीं पड़ा। सो S1P S2P माइनस S1P आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा म्यू माइनस 1T। ये आपका डिफरेंस हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस S1P माइनस S2P में। ठीक है, जो आपके लाइट का पार्ट डिफरेंस हुआ वेव सिग्नल का। अच्छा, अब क्या हुआ कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अगर आपका ये मैक्सिमा की कंडीशन है, तो म्यू माइनस 1/2 जो पार्ट डिफरेंस आया है, ये निश्चित तौर पे आपके एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। तो आप इक्वेट करा दीजिए इसको। और आप आगे यही देखें कि एन लैम्डा जो था वो दैट शुड वाज आल्सो इक्वल टू एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। ये आप पार्ट डिफरेंस निकाले थे दो लाइट के बीच, एकदम शुरुआती जो आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं।
तो ये जो म्यू -1 इंटू टी हुआ, दैट शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, और आल्सो दैट शुड बी इक्वल टू एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। सब यहां से आप टी थिकनेस निकाल सकते हैं। टी शुड बी इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी म्यू -1। मतलब अगर आपको पता है कि थिकनेस क्या है माइका शीट की, तो आप निकाल सकते हैं कितना उसका शिफ्ट होगा। एक्स इज द शिफ्टिंग, कितना आपका शिफ्ट होगा। और अगर इसमें आपको पता होना चाहिए कि दो स्लिट के बीच की दूरी कितनी है, आपको पता होना चाहिए कि स्लिट से आपके क्या नाम है स्क्रीन तक के बीच की दूरी कितनी है, आपको पता होना चाहिए कि जो माइका शीट हमने डाला है उसका रिफ्लेक्शन इंडेक्स कितना है। और साथ ही साथ अगर यही टर्म लेमडा के बारे में बात की जा रही होती, तो अगर कुछ आपसे प्रॉब्लम पूछा जाता लेमडा के टर्म में, लेमडा मालूम होता तो ये एन लेमडा के बराबर हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको लेमडा पता है, आपको भी पता है कि कौन सा रिफ्लेक्शन इंडेक्स से मैच किया है, मतलब किस आपके फ्रिंज से मैच किया, तो आपको एन पता चल गया। आपको म्यू पता है, टी निकाल लेंगे, या आपको डी पता है, कैपिटल डी पता है, लेमडा पता मालूम चल गया कौन सा वेवलेंथ आपने डाला है, ये पता चल गया कौन सा फ्रिंज मैच कर रहा है, तो आप फिर एक्स निकाल लेंगे। तो आप इनके साथ कंबाइन करके निकाल सकते हैं। अब आइए लेलार्ड सिंगल मिरर। तो सिंगल मिरर का मतलब हुआ आपका एक ही मिरर है। देखिए ये मिरर है, ये आपका मिरर है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये आपका सिंगल मिरर है। ये 30 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, और जो इसका विड्थ होता है 6 to 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रंट सरफेस इसका पॉलिश्ड होता है ताकि जो भी हो रिफ्लेक्शन ऊपर से हो जाए, और बैक एंड जो होता है वो आपका ब्लैक होता है। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई जगह ये लिखा नहीं होता और कई लोग इसको लिखते नहीं, अगर क्योंकि इसके लिए इसलिए इंपॉर्टेंस इसकी आ जाती है क्योंकि अगर ब्लैक नहीं करेंगे तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे और फिर वो डिवीजन ऑफ द एम्पलीट्यूड हो जाएगा। इसलिए बैक एंड को आप ब्लैक एंड इधर को ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। जो बैक का पोर्शन उसको आपने ब्लैक कर दिया और ऊपर के पोर्शन को आपने पॉलिश कर दिया ताकि अच्छे से रिफ्लेक्शन हो। तो 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई, 6 to 8 सेंटीमीटर इसका ब्रेड्थ हो गया, और आपने उसको ऊपर पॉलिश कर दिया, नीचे ब्लैक कर दिया। ये आपका पहला रिक्वायरमेंट। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखिए, आपने क्या किया, आपने मान लिया कि आपके पास एक नैरो स्लिट है S1, ये वाला, ठीक है। तो यहां से आपका एक रे इस कॉर्नर पे गया और एक रे वेव के इस कॉर्नर पे गया, ठीक है। इस कॉर्नर से जो आपका रे हुआ वो रिफ्लेक्ट होके यहां आया, देखिए ये वाली, और इस एंड से जो आपका रिफ्लेक्शन हुआ वो यहां हुआ, ठीक है। अब आप देखेंगे एक पोर्शन तो आपका वेव फ्रंट का, जैसे यहां से वेव फ्रंट निकला तो एक पोर्शन तो ये था जो जिससे एक लाइट इधर आई, एक लाइट, और एक लाइट वेव फ्रंट का सीधा ऐसे चला गया जिससे लाइट सीधा ए पे आ गई। तो वेव फ्रंट का जो दो डिवीजन हुआ, एक वेव फ्रंट के डिवीजन से आपके इस मिरर के दोनों एंड पे लाइट पड़ा, तो आपने ऐसे शिफ्ट करा दिया, एक यहाँ से ये शिफ्ट किया और एक यहाँ से ये शिफ्ट किया। और दूसरा ये जो वेव फ्रंट है जो डिवीजन से बचा था, ये सीधा, चूंकि इसके बीच में कुछ आया ही नहीं मिरर, तो सीधा ए पे जाके लैंड कर गया, ठीक है। इसको कोई, अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं कि ये लाइट यहाँ आ रहा है, ये लाइट, ये वेव है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा मिरर नहीं होता तो निश्चित तौर पे लाइट कहीं से सीधा आ रही होती, वो ये है। और सिमिलर वे में मैं कह रहा हूं कि ये जो मेरा लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर गया है,
अगर यहाँ मिरर नहीं होता तो ये भी बैक एंड में हम घुमा पीछे ले जाते तो S2 पर मैच करता। इसका मतलब ये भी एक सोर्स है। तो ये जो सोर्स हुआ इसको वर्चुअल सोर्स बोलते हैं। और इस तरीके से आपके पास दो सोर्स हो गए, S1 डायरेक्ट सोर्स हो गया और S2 आपका वर्चुअल सोर्स हो गया। याद करिए रखिएगा, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में आपका एक सोर्स ओरिजिनल था, ठीक है, और बाकी दो सोर्स S1 और S2 वर्चुअल थे जिनको आपने स्लिट मान लिया था। तो आपके पास एक स्लिट S1 यहाँ पे है जो रियल है और दूसरा स्लिट सोर्स जो है S2 है जो कि वर्चुअल है, और ये दोनों दो कोहेरेंट सोर्सेज बना दे रहा है। तो इसका मतलब इंटरफेरेंस की फिनोमेना हो जाएगी यहाँ पे। अब देखिए, जब इंटरफेरेंस की फिनोमेना होगी दो लाइट सोर्स के कारण, तो एग्जैक्टली वही फिनोमेना होगी जो आप पहले से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। क्या होगा, आपको डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे, डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा और यहां समझिए कि ये जो आपका ब्राइट फ्रिंज है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, वो O पे मिलेगा, फिर आपको एक डार्क मिलेगा, फिर एक ब्राइट मिलेगा, फिर एक डार्क मिलेगा, फिर एक ब्राइट मिलेगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं मिरर तो यही है ना, तो मिरर यही है, तो मिरर से दिखाई तो इतना ही एरिया देगा, इंटरफेरेंस तो इतने में ही हो रहा है देखने वाला स्क्रीन पे। इसका मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, वो स्क्रीन से बाहर है, वो E और F के बीच में नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे कि लेलार्ड मिरर में जो आपका सेंट्रल फ्रिंज है वो आपको इंटरफेरेंस के रीजन से बाहर होता है। अब सवाल यह है कि जो सेंट्रल फ्रिंज है वो डार्क है कि ब्राइट है। अभी तक तो आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो सेंट्रल फ्रिंज आपकी वो ब्राइट है, लेकिन यहां पे सेंट्रल फ्रिंज जो होती है वो डार्क होती है। अब देखिए क्यों, इसको समझने का प्रयास करिए। ये जो सेंट्रल फ्रिंज आपकी बनी ओ पर, ये इन जनरल अभी तक हम पढ़ते आए कि ये ब्राइट फ्रिंज है, लेकिन लेलार्ड सिंगल मिरर में ये जो ब्राइट फ्रिंज होता है वो होता है डार्क। क्यों होता है? क्योंकि आप ध्यान दीजिए, लाइट आप इंड्यूस कर रहे हैं, जिन वेव्स के बीच इंटरफेरेंस हो रहा है वो रेरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। जब लाइट रेरर से डेंसर मीडियम की तरफ चली जाएगी तो इनके बीच पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा, और पाई का फेज डिफरेंस आने का मतलब है कि जो फ्रिंज ब्राइट था वो आपका डार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए 2 पाई पर ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, लेकिन 3 पाई पे आपका ब्राइट डार्क फ्रिंज मिलता है, फिर 4 पाई पर ब्राइट फ्रिंज मिलती है, 5 पाई पर डार्क फ्रिंज मिलता है। जब पाई एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस हो गया आपके रिफ्लेक्शन कारण मिरर से, जो 2 पाई था वो बेसिकली क्या हो गया, 3 पाई हो गया। मतलब जो ब्राइट फ्रिंज था वो डार्क फ्रिंज हो गया। इसीलिए सेंट्रल फ्रिंज जो होती है वो डार्क फ्रिंज होती है। ठीक है, अब फिर से वही चीज की, अगर हम लेलार्ड मिरर में भी व्हाइट लाइट डालें तो क्या होगा। इन जनरल आपको तो लग रहा है कि व्हाइट लाइट डालें तो व्हाइट लाइट आना चाहिए, ब्राइट वाले में आपको दिखाई था, लेकिन चूंकि लेलार्ड मिरर में सेंट्रल फ्रिंज जो होती है वो डार्क होती है, सेंट्रल फ्रिंज क्या होती है, डार्क होती है, और डार्क होने का मतलब कोई कलर इंटेंसिटी ही नहीं, कोई कलर नहीं, तो भले आप व्हाइट ड्यू लाइट डालें और डार्क ही होगा। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस जो आपकी सेंट्रल फ्रिंज होती है लेलार्ड मिरर में वो आपकी डार्क ही होती है। और रीजन आपको बता ही दिया, द फेज चेंज ऑफ पाई इन द रिफ्लेक्टेड वेव ड्यू टू द रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, ऐसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, फेज डिफरेंस पाई एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। इसमें क्या करते हैं, वेवलेंथ का कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी अभी भी
जो आपके दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच की दूरी वही है बीटा, उसी को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लैम्डा आपका वेवलेंथ है, डी कैपिटल डी आपका स्क्रीन से सोर्स की दूरी है, सॉरी स्क्रीन से स्लिट की दूरी है, और स्मॉल डी दो स्लिट के बीच की दूरी है जो आपने S1 S2 बनाया है। S1 आपका ओरिजिनल है, S2 आपका वर्चुअल है। अच्छा, चलते चलते कंपेरिजन भी कर लेते हैं। तो आप कंपेरिजन मुझे लगता है अब आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि सेंट्रल फ्रिंज बाइप्रिज्म में क्या होता है, ब्राइट होता है, जबकि लेलार्ड मिरर में क्या होता है, सेंट्रल प्रिज्म डार्क होता है। सेंट्रल फ्रिंज जो होता है वो बाइप्रिज्म में लेस शार्प होता है, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है, जब लेलार्ड मिरर में तो थोड़ा ज्यादा होता है। इसका रीजन है आप सेंट्रल फ्रिंज में आपके दोनों को दोनों जो लाइट आप सोर्स मानते हो वो वर्चुअल है, यहाँ एक वर्चुअल और एक ओरिजिनल है। फिर आप ये भी देख रहे थे कि बाइप्रिज्म में पूरा का पूरा प्रिज्म आप जो फ्रिंजेस हैं वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेकिन लेलार्ड मिरर में ऐसा नहीं था। लेलार्ड मिरर में आप इतना ही पार्ट स्क्रीन पर देख पाते हैं, बाकी सब ओ जो कि सेंट्रल फ्रिंज है ए, ये सब आप नहीं देख पाते हैं। तो जहां आप देख लेते हैं उसको लोकलाइज बोलते हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ फ्रिंजेस इज ऑब्टेन्ड, दैट इज कॉल्ड लोकलाइज। और ये होता किसी केस में, बाइप्रिज्म के केस में होता है। और अगर आप कुछ ही फ्रिंजेस को देख पा रहे हैं, सेंट्रल फ्रिंजेस के एक साइड के कुछ ही फ्रिंजेस को देख पा रहे हैं, तो उसको हम आपका वो किसका केस है, लेलार्ड मिरर का केस है, और उसको हम नॉन लोकलाइज फ्रिंज बोलते हैं। ओके